यही वह जगह थी। हर सांस के साथ ठंडी धुंध छाई हुई थी। ये देखकर किनली ने पूछा, यहाँ का तापमान बहुत कम है, क्या तुमने भूत भगाने वाले ताबीज तैयार रखे हैं? उसके बगल में खड़े व्यक्ति ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो। तरी के पीछे प्रकाश का वह स्तंभ टिमटिमा रहा था जो कुछ चकाचौंध कर रहा था। हम लगभग पहुंच गए हैं। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, चमकती हुई वस्तु धीरे धीरे दिखाई देने लगी। वे धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाने लगे, थोड़ी अधीरता के साथ। जब उन्होंने वह चीज देखी तो दोनों जम गए। किनली की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। यह क्या है? यह एक अजीब आकार का पेड़ था जिसके केंद्र में एक बड़ा फल लगा हुआ था। उसने जमीन पर उगी घास को देखा तो स्वाभाविक रूप से अनगिनत 3 गुण वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां आसपास उगेंगी। किनली का चेहरा जिज्ञासा से भर गया, लेकिन मुश्किल बात इस तरह के विपरीत पौधे की है। नीला आध्यात्मिक फल वह है जो अद्वितीय आध्यात्मिक वस्तु। लियांग यू बहुत उत्सुक था, तो इस फल का क्या उपयोग है? अगला वाक्य उसकी समझ से परे था। ये फल गहन स्वर्ण गोली बनाने का मुख्य घटक है, लेकिन इसे सीधे भी खाया जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ता की साधना में विस्फोटक वृद्धि होती है। उसने दूसरे व्यक्ति की ओर मुड़कर देखा, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई लियांग? हालांकि हम सभी हवेली के स्वामी के अधिकार से बंधे हुए हैं। किनली के चेहरे पर गहरा अर्थ छिपा था, लेकिन अंत में इस नीले स्पिरिट फ्रूट को हमने ही खोजा था, है ना? वे इस अजीब फल को करीब से देखने लगे। नीले स्पिरिट फ्रूट को पलना सामान्य पौधों की तरह नहीं है। ध्यान से देखो, इसके अंदर 3 फल पल रहे हैं। तभी उन्हें समझ आया कि दूसरे का क्या मतलब है। कहीं तुम ये तीनों फल हवेली के मालिक को सौंपने का इरादा तो नहीं रखते? लियांग यू ने साफ साफ कह दिया, क्या ऐसा ही है? ये सुनकर किनली ने आह भरी, भाई लियांग, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा ही कर रहे हो। एक निष्ठावान और धर्मनिष्ठ। उसने सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन छुपे अर्थ को समझना आसान था। लेकिन क्या तुम्हें कभी कभार अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए? वह थोड़ा हैरान हुआ, तुम्हारा मतलब है कि तुम नीले आत्मा फल पर एकाधिकार करना चाहते हो? उसने फिर से सिर हिलाया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम भी यहाँ नहीं हो? फिर किनली ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए अपनी साहसिक योजना का खुलासा किया, सोचो, यहाँ 3 फल हैं, तुम और मैं एक एक ले लेते हैं, बचा हुआ एक हम हवेली के मालिक को दे देते हैं। इस तरह हमें इनाम भी मिलेगा और हमें खुद भी थोड़ा लाभ होगा। क्यों न ऐसा किया जाए? ये वाकई एक समझदारी भरी योजना थी। उनके अलावा इसके बारे में जानने वाला तीसरा व्यक्ति कौन था? लियांग यू का चेहरा दुविधा से भरा हुआ था। वह काफी देर तक चुप रहा, सोचता रहा। कुछ देर हिचकिचाने के बाद लियांग यू को समझौता करना पड़ा, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम इसे बांट लेंगे, लेकिन हम दोनों को इस बात को लेकर आपस में कोई शिकायत नहीं रखनी है। कोई भी इसके बारे में दोबारा बात नहीं करेगा। किनली बहुत खुश हुआ और तुरंत फल काटते हुए बोला, जरूर, तुम ये दोनों ले लो। फल काटने के बाद दोनों तुरंत चले गए, एक अपने पास रखा और दूसरा हवेली के मालिक को देने के लिए। इस तरह एक और मामला सफलतापूर्वक सुलझ गया। बधाई हो। अचानक पीछे से एक जोरदार आवाज गूंजी, इतनी हिम्मत किसकी है? तभी पासी से एक बवंडर जोर से प्रकट हुआ। बवंडर धीरे धीरे एक भयानक भूत में तब्दील हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भूत आत्मा के स्पिरिट स्टोन फ्रूट को छूने की? दोनों तुरंत पीछे हट गए। किनली गुस्से में बड़बड़ाया, धिक्कार है, हम पकड़े गए, अब छिप नहीं सकते, चलो इसे मार डालते हैं। भूत ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, चूंकि तुम यहाँ हो तो आज भागने के बारे में सोचना भी मत। इस आत्मा ने बहुत समय से किसी नई आत्मा का स्वाद नहीं चखा है। भूत ने अपना हाथ हिलाया और जिस जगह वह खड़ा था वह एक धमाके के साथ फट गई। धमाका, सौभाग्य से वो समय रहते बच गया। किनली के मन में भय उत्पन्न हो उठा, इसमें गुई झेन क्षेत्र के तीसरे स्तर की शक्ति है, यह अच्छा नहीं है। उसने तुरंत लियांग यू से कहा, गुई झेन क्षेत्र के भूत प्रेत के विरुद्ध भूत भगाने वाले ताबीज बेकार हैं। लियांग यू, क्या कोई और उपाय है? किसी क्षण उसके हाथ में एक ताबीज प्रकट हुआ, कोई उपाय है? इसे रोके रखो और मुझे कुछ समय दो। इसलिए लियांग यू पीछे हट गया, ताबीज को अपने माथे पर रखा और मंत्र का जाप करने लगा। इस बीच किनली समय बिताने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने भूत था, शरारती ढंग से अपने दांत दिखाते हुए। क्या तुम्हारा काम अभी तक नहीं हुआ? उसे हमला करने ही वाला देखकर उसने पुकारा, लियांग यू। उसकी आंखें खुल गईं, उसके हाथ में ताबीज तेजी से चमक उठा। एक पल बाद लियांग यू ने उसे आगे फेंका, आत्मा पकड़ने वाला ताबीज, जाओ। ताबीज भूत की ओर उड़ा और पल भर में उसे चकाचौंध भरी रोशनी में निगल गया। उसका शरीर मानो आग से जल उठा और दर्द से भूत चीख उठा। इसके तुरंत बाद वह धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन जाते जाते उसने दांत पीसते हुए और कोसते हुए कहा, घृणित मनुष्यों, बस इंतजार करो। गायब होने के बाद भी भूत की आवाज उस जगह पर गूंजती रही। चलो जाकर देखते हैं। किनली ने राहत की सांस ली, उफ, आखिरकार काम हो गया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। आज अगर आप नहीं होते तो मुझे डर है कि मैं उस भूत का भोजन बन जाता। लियांग यू ने हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ा, कुछ न बड़ी, तुम्हारी रक्षा करना हवेली के मालिक का आदेश है, हमें जल्दी निकलना चाहिए। ये केवल एक अस्थायी मोहर है, ये थोड़ी देर बाद फिर से प्रकट हो जाएगी। अभी जो हुआ था उसके कारण वो उसे याद दिलाए बिना नहीं रह सका। अगली बार तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। अगर तुम ओरिजिन फ्यूजन पिल नहीं बना पाए तो नुकसान मेरा नहीं होगा। किनली चुपचाप खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। उसके बगल में बैठे व्यक्ति को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी क्षमताओं को छुपा रहा है। दोनों कुछ देर चले और एक छोटे झरने के पास पहुंचे।
वह अब भी सोच में डूबा हुआ था। लियांग यू के रवैये से मुझे लगता है कि अगर मैं ओरिजिन फ्यूजन पिल बनाने में सफल भी हो जाऊं तो भी इसका नतीजा मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। किनली गुफा में बैठा था, उसके हाथ में हवेली के मालिक का फल था। अभी सबसे बड़ा खतरा मा शेन नहीं बल्कि शी युवांजी है। फल किसी चमकदार रत्न जैसा लग रहा था जिससे एक अनूठा आकर्षण झलक रहा था। अगर मुझे भागना है तो मुझे ठीक से तैयारी करनी होगी, वरना अगर हमारा आमना सामना हो गया तो मेरे पास उससे मुकाबला करने की कौन सी क्षमता बचेगी। बिना किसी झिझक के उसने उसे मुंह में डाल लिया। जोखिम लेने में क्या हर्ज है। लियांग यू के पास अभी भी 2 हैं। अगर हालात बेकाबू हो गए तो मुझे उन्हें एक साथ वापस छीनना होगा। इस समय लियांग यू गुफा के मुहाने पर था। ये स्पष्ट नहीं था कि वह क्या कर रहा था। अचानक उसके हाथ में मौजूद ताबीज से एक छोटा फीनिक्स प्रकट हुआ जो पूरी तरह से शाश्वत ज्वालाओं से ढका हुआ था। उसने आदेश दिया, जाओ हवेली के स्वामी को खबर दो। वह तुरंत उड़ गया, आकाश में प्रकाश की एक लकीर छोड़ते हुए। लियांग यू का चेहरा धीरे धीरे भयावह और षड्यंत्रकारी हो गया। ली फेंग, तुम्हारी मृत्यु का दिन निकट है। इसी बीच दूसरी तरफ किनली का पूरा शरीर अंदर से जल रहा था। नीले रंग के आध्यात्मिक फल का सेवन करने के बाद किनली असहनीय पीड़ा से व्याकुल था। इस फल की यांग ऊर्जा अत्यधिक प्रचुर थी जिससे उसके शरीर के लिए इस शुद्ध यांग आध्यात्मिक शक्ति को सहन करना मुश्किल हो रहा था। वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर अपने पंजे मार रहा था। यह एक जंगली घोड़े की तरह था जिसकी लगाम टूट गई हो, जो लगातार उसकी नसों पर दबाव डाल रहा हो, जिससे किनली को अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। किनली ने दांत पीसते हुए सहन किया, लगातार अपनी सांसों को नियंत्रित किया और आध्यात्मिक शक्ति को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होने के लिए निर्देशित किया। एक लंबे और निराशाजनक दौर के बाद, पाचन क्रिया पूरी होने के बाद, किनली ने अंततः इस शक्ति को अपने वश में कर लिया और गुई झेंग क्षेत्र के अंतिम चरण में प्रवेश कर गया। उसके माथे से पसीना बह रहा था और उसने बड़ी मुश्किल से सांस छोड़ी। उफ! किनली का हाथ पहले से ही कांप रहा था। गुई झेंग क्षेत्र का 6ठा स्तर, सफलता। लेकिन एक साथ 3 स्तर पार करने के बाद मुझे स्थिर होने में अभी कुछ समय लगेगा। उसने गर्व से मुट्ठी भींची, इस स्तर की शक्ति के साथ। हालांकि मैं अभी भी मां शेन से तुलना नहीं कर सकता, लेकिन अब मेरे पास शी युवांजी के खिलाफ जीतने का अच्छा मौका है। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंजी और पत्थर की गुफा हिलती हुई प्रतीत हुई। ऊपर से एक चट्टान की धूल गिरी और छोटे छोटे कंकड़ उसके पैरों पर गिरे, जिससे उसके लिए स्थिर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। किनली के चेहरे पर संदेह के भाव थे। क्या हुआ? भूकंप? नहीं, ऐसा नहीं है, ये दिशा। उनके मन में एक नाम आया, मॉर्निंग सोल वैली। किनली तुरंत बाहर निकल आए। आखिर हुआ क्या? क्या किसी प्रेत आत्मा ने मुहर तोड़ दी? लियांग यू, क्या चल रहा है? उन्हें गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा देखकर उन्होंने पूछा, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उन्हें रोक दिया। एल्डरली, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अपनी गोली बनाने का काम जारी रखें। लियांग यू ने अचानक एक शरारती मुस्कान बिखेरी। क्या हुआ? क्या 2 महीने में ही आपने ओरिजिन फ्यूजन पिल बना ली? इस वाक्य ने किनली को चौंका दिया। क्या मैं इतने लंबे समय तक एकांत में रहा था? उन्होंने तुरंत भौहें चढ़ाकर सख्त स्वर में कहा, लियांग यू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। यहाँ का सारा काम तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसी क्षण वह एक चौंकाने वाली खबर लेकर आया। हवेली के मालिक ने आदेश दिया है कि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह चाहते हैं कि मैं इस क्षेत्र को न छोड़ूं। वह आश्चर्य से चिल्ला उठा, हवेली के मालिक यहाँ हैं। किनली के दिल में तनाव बढ़ गया। मैं तो गया काम से, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शी युवांजी भी यहाँ आएंगे। क्या उसने शी युवांजी को मॉर्निंग सोल वैली के बारे में बता दिया है? लेकिन उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ये ठीक नहीं है, मैं इतने लंबे समय से एकांत में हूँ। शी युवांजी मुझसे मिलने कभी नहीं आया। क्या उसका कोई और मकसद है? इसलिए किन ली ने दूसरे आदमी को धक्का देकर दूर कर दिया। लियांग यू पूरी तरह से हैरान रह गया। इस समय उस जगह का प्रकाश स्तंभ लाल हो गया था। उसकी नजरें उस पर टिकी रहीं, जैसा कि उम्मीद थी। यह मॉर्निंग सोल वैली की दिशा है। ली फेंग, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उसने तुरंत गुस्से से कहा। किनली ने ठंडी सी सांस छोड़ी। कुछ नहीं, मैं वापस जाकर गोलियां बनाना जारी रखूंगा। उसके मन में अब भी गहरी चिंता थी। हालात छोटे उतर अच्छे नहीं थे। जी युवांजी की हरकतें अजीब थीं। वह क्या करना चाहता है, ये समझ नहीं आ रहा था। अगर लियांग यू ने पहले ही एज और स्पिरिट फ्रूट के बारे में बात कर दी है तो इतनी आसानी से जाना मुमकिन नहीं होगा। तनाव और सतर्कता में समय धीरे धीरे बीतता गया। अगले दिनों में किनली रोजाना बाहर की गतिविधियों पर नजर रखता रहा। जी युवांजी दिखाई नहीं दिया, लेकिन लियांग यू रोजाना गुफा के प्रवेश द्वार पर पहरा देता रहा। कभी कभी किनली छुपकर देखता रहता था और मॉर्निंग सोल वैली में कुछ छोटे भूकंपों के साथ साथ कभी कभी तेज रोशनी चमकती थी, मानो कोई भयंकर लड़ाई लड़ रहा हो। निगरानी के कारण किनली जाकर देखना बड़ी ही असका। दिन चुपचाप और धैर्य से बीतते गए। इसी तरह आखिरी महीना भी बीत गया। एक काली गोली से ठंडी सिहरन पैदा करने वाली ऊर्जा निकली। ओरिजिन फ्यूजन पिल, ये सफल रही। हाथ में पकड़ी गोली को देखते ही उससे निकलने वाली ठंडी हवा के कारण गुफा का तापमान काफी गिर गया। क्या यह अत्यंत शक्तिशाली गोली है? क्या यह आत्मा साधकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कोई जादुई वस्तु है? क्या ये सच है कि जी युवांजी की विशेषज्ञता आत्मा साधकों की गुप्त कलाओं में है? जब वह असमंजस में था तभी बाहर से लियांग यू ने अचानक कहा, एल्डरली, हवेली के मालिक आ गए हैं। वे आपको बाहर आकर उनसे मिलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। किनली ने तुरंत शांत भाव से उत्तर दिया, ठीक है, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। जिया युवांजी इत्मीनान से पास आए और बोले, क्या तुमने ओरिजिन फ्यूजन पिल बना ली है? उन्होंने आदरपूर्वक कहा, मकान के मालिक को सूचना दे रहा हूँ।
इस अधीनस्थ ने आपको निराश नहीं किया है। मैं मकान के मालिक को इसे जांचने के लिए आमंत्रित करता हूँ। उन्होंने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और आश्चर्य से बोले, इतनी ठंडी आध्यात्मिक ऊर्जा, यही है, ये सचमुच ओरिजिन फ्यूजन पिल है। जिया युवानजी बहुत संतुष्ट हुए और प्रशंसा करते हुए बोले, एल्डरली सचमुच इस महल के भाग्यशाली सितारे हैं। योग्यता का पुरस्कार न देना, ये कैसी मानसिकता है, लियांग यू। उनका चेहरा थोड़ा उदास था। हाँ, यह अधीनस्थ समझ गया है। पास में खड़े किनली ने ये देखा और घबरा गए। ये कमीना इतनी जल्दी सब कुछ बर्बाद नहीं करने वाला है ना? इसलिए उन्होंने बहुत देर होने से पहले वहां से निकलने का रास्ता खोजना शुरू कर दिया। लियांग यू के चेहरे पर एक शातिर चमक आई। एल्डरली, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अपने हाथ में वह चीज देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। हथेली के केंद्र में बिजली, मैं तो गया। धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। लियांग यू ने हाथों के सहारे खुद को संभाला और ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम तो बहुत तेज भागे हो। पीछे से जी युवानजी ने याद दिलाया, लियांग यू, जल्दी करो और पीछा करो। मैं उस आदमी को देखना चाहता हूँ कि वो जिंदा है या नहीं, और अगर मरा है तो उसकी लाश देखना चाहता हूँ। हवेली के मालिक, निश्चिंत रहें, वो बच नहीं सकता। वह फुर्ती से जंगल में भाग गया। किनली ने सावधानी से पीछे मुड़कर देखा। मैंने गलत अनुमान लगाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी मुझ पर हमला कर देंगे। क्या यह इसलिए है क्योंकि मेरे पास ओरिजिन फ्यूजन पिल का फॉर्मूला है? हम सोचो, इस जन्म में मुझ एलियान शॉ की गलती का इल्जाम अपने ऊपर लेना पड़ा। उस बूढ़े ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि युवानजी उसे धोखा देगा। शायद उसे मारने की यही कीमत है। किनली के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए जब उसने देखा कि जिसे बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए था, वही अब उसका रास्ता रोक रहा है। लियांग यू ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़ते हुए कहा, एल्डरली, अब आप क्यों नहीं भाग रहे? भागते रहिए। किनली की आंखें सन्नाटे से चौड़ी हो गईं। क्या वह पहले यहाँ पहुंच गया? ये कैसे संभव है? हाँ, सही है। उसे याद आया कि उसने पहले पूछा था, लियांग यू, लगता है आप यहाँ के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उस समय उसने सिर्फ इतना कहा था, मैं तो कुछ साल पहले ही यहाँ आया हूँ। उस बात को मौजूदा हालात से जोड़कर किनली को यकीन हो गया कि वो बेयुन पर्वत के इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है। उसने कंधे उचकाते हुए पूछा, लियांग यू, एज और स्पिरिट फ्रूट वाली बात मत भूलिए। अगर यह बात सामने आ गई तो सावधान रहिए, कहीं आप खुद मुसीबत में न पड़ जाएं। उसने सिर झुकाकर व्यंग्य किया, निश्चिंत रहिए, मैंने अपने सारे फल हवेली के मालिक को दे दिए हैं। जहां तक आपके पास वाले फल की बात है, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। जब उसने दोबारा सिर उठाया तो लियांग यू की आंखों में जानलेवा इरादा भरा हुआ था। तुम्हें मारने के बाद वो फल तो मैं ही ले लूंगा। चूंकि तुम मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें सच बताने से नहीं डरता। पिछले कुछ वर्षों से हवेली के मालिक द्वारा भेजे गए एक जासूस के रूप में मैं हमेशा तुम पर नजर रख रहा था। यहाँ तक कि मुंह परिवार गठबंधन में घुसपैठ करके जानकारी जुटाने के दौरान भी तुम खुलेआम काम कर रहे थे और मैं छुपकर। जब भी मुंह परिवार के सामने अकेले होने का मौका मिलता, लियांग यू लगातार ये सवाल उठाता रहता कि माही का असली हत्यारा कौन है? वे जियान को मुंह निवास में कौन लाया? क्या हमें ये सब पता नहीं होना चाहिए? अफसोस की बात है कि मुझे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। अब तुम अपनी असीम कृतज्ञता लेकर शांति से अपने रास्ते जाओ। इतना कहते हुए लियांग यू ने एक मुक्का मारा। किनली ने अपना कंधा झुकाकर वार से खुद को बचाया। उसी समय उसने उसकी कलाई पकड़ी, अपने पंजों पर घूमा और लियांग यू को अपने कंधे पर उठाकर फेंक दिया, जिससे वह पीठ के बल मीन पर गिर पड़ा। लियांग यू ने दर्द सहने के लिए दांत भींचे और उसे देर से इस दमनकारी शक्ति का एहसास हुआ। ये गुई झेन की अंतिम अवस्था है। किनली ने अपनी हथेली में शक्ति प्रवाहित की। उसकी आवाज ठंडी थी। मैं भी तुम्हें हथेली के केंद्र में वज्रपात दूंगा। इसे एहसान के बदले एहसान समझा जा सकता है। लियांग यू ने तुरंत एक रक्षात्मक कवच बनाया। सुरक्षात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा। दोनों पक्षों की शक्ति एक जोरदार धमाके के साथ टकराए। धूल उड़ गई। किनली चकित रह गया। जब उसने देखा कि युवानजी ने खुलासा किया है कि हवेली के मालिक स्वयं लियांग यू को बचाने आए हैं, तो उसने कहा, तुम्हारे पास वाकई बहुत साहस है। जिया युवानजी ने आंखें सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एल्डरली इतने गहरे रहस्य में छिपे होंगे। आपकी साधना पहले ही गुई झेन क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। किनली, लगता है हवेली के स्वामी का मुझे बख्शने का कोई इरादा नहीं है। जिया युवानजी, बिल्कुल सही। जिसने भी ओरिजिन फ्यूजन पिल देखी है, ये हवेली चाहती है कि उनमें से कोई भी इस दुनिया में जीवित न रहे। इस हवेली की 8वें स्तर की गुई झेन शक्ति के सामने आपके पास और क्या कहने को है? इस कथन से लियांग यू भी सहम गया। उसके चेहरे पर भय के भाव थे। किनली ने अपना हाथ उठाया, जो चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। लगता है कि अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मेरी कोई भी बात व्यर्थ है। जिया युवानजी, आज या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। जिया युवानजी चौंक गया। तुम ली फेंग नहीं हो? आप पूरे जोश के साथ हाथ हिलाते हैं। इस दुनिया में ली फेंग नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। मेरा नाम किनली है। किनली तलवार में परिवर्तित हो गया और बोला, युवानजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारा दुश्मन बनूंगा, लेकिन चूंकि तुमने मुझे उकसाया है, इसलिए मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। युवानजी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम इस हवेली को नष्ट करना चाहते हो। तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। तुम्हें लगता है कि गुई झेन क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंचकर तुम इस हवेली के चंगुल से बच निकलोगे। किनली ने पैर पटका और आगे बढ़ा, तो चलो तुम्हारी असली ताकत देखते हैं। लियांग यू ने चेतावनी देते हुए कहा, हवेली के स्वामी, सावधान रहें। युवानजी ने हाथ फैल आकर एक ऊर्जा गोला निकाला और आसपास के क्षेत्र को विद्युत आवेश से भर दिया। उसने उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा, तुम्हें अपनी सीमाओं का पता नहीं है। उसने हाथ हिलाया और बिजली की धाराएं बिजली की तरह आक्रमण करने लगीं।
किनली के आगे बढ़ने में बाधा डालो। जी युवानजी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ओह, तुम्हारी शारीरिक तकनीक तो वाकई फुर्तीली है। अब इसके बारे में क्या? इस क्षण उसके हाथ में मौजूद ऊर्जा का गोला बड़ा हो गया, हवा में तैरने लगा और 10,000 खंजरों जैसी विशाल बिजली की किरणें छोड़ने लगा। किनली की भौहें तन गईं, गति और शक्ति दोनों बढ़ गई हैं। अब चुनौती का डटकर सामना करना ही एकमात्र उपाय है। उसने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसने तलवार घुमाई और अपनी ओर आने वाली हर बिजली की किरण पर प्रहार किया। एक हाथ से तलवार चलाते हुए किनली ने दूसरे हाथ से एक औषधि निकाली, उसे अपने मुंह में रखा और फिर अपनी पूरी ताकत से बचाव और आगे बढ़ने लगा। जी युवानजी ने आंखें सिकोड़ ली। वह महल के स्वामी का इरादा नहीं समझ पा रहा था। आखिर वह क्या करना चाहता है? किनली ने घूरते हुए मंत्र का जाप किया और विस्फोट कर दिया। जमीन फट गई। जी युवानजी ने हाथ हिलाकर धूल और धुएं को उड़ा दिया, मानो कोई खेल हो। जब उसकी आंखें खुली तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि किनली एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में एक शक्तिशाली बीज लिए पास आ रहा है। किनली की आंखों में दृढ़ संकल्प था और उसने एक घातक वार किया, गैदरिंग क्लाउड स्वॉर्ड स्लैश। जी युवानजी चिल्लाया, इतना घमंड मत करो। ताजा खून धारा की तरह बह निकला। लियांग यू अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर चौंक गया। उसके पंख पर लाल खून बह रहा था। उसके बगल में एक टूटी हुई तलवार पड़ी थी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो गई थी। उसका दाहिना हाथ भी घायल हो गया था। किनली, और क्या कहना है? किनली घावों से लथपथ था, जमीन पर घुटने टेकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर ऊंचा रखा। जी युवानजी, तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो। उसने एक बैंगनी ताबीज निकाला और घोषणा की, लेकिन आज मरने वाला मैं नहीं। शैडो कैट। किनली द्वारा ताबीज सक्रिय होते ही एक बैंगनी बिल्ली की परछाई बाहर निकली। जी युवानजी मन ही मन घबरा गया। मैं लापरवाह था, उसके पास भी एक जानवर का ताबीज है। वह भागने की योजना बनाकर मुड़ा, लेकिन फिर भी साहपूर्वक बोला, यह मत सोचो कि ये दूसरे स्तर का जानवर का ताबीज है। इस महल को हराने का सपना भी बेकार है। चाहे तुम्हारे पास कोई भी ताबीज हो, जब तक मैं उसे बनाने वाले को मार नहीं देता, सब व्यर्थ हो जाएगा। बस आज्ञाकारी होकर मौत को गले लगा लो। इसी क्षण जी युवानजी को एहसास हुआ कि उसकी कलाई पर नीले रेशम का धागा लिपटा हुआ है। प्रेत रेशम, ये कब उससे जुड़ गया? किनली ने धीरे से आदेश दिया, जवाबी हमला शुरू करो। जी युवानजी ने अपनी कलाई पर लिपटे धागे को देखा। उसका दिल संदेह से भर गया। ये प्रेत रेशम है, ये कब मुझसे जुड़ गया, मुझे पता ही नहीं चला। उसने अपने जलते हुए हाथ को देखा और उलझन में पड़ गया। अब इसे जलाना भी बेकार है। प्रेत रेशम का जहर पहले ही तुम्हारी त्वचा में प्रवेश कर चुका है। किनली ने एक नया जादुई हथियार निकालते हुए कहा, बस तुम्हारे शरीर और शरीर का नुकसान पहुंचने का इंतजार करो। जी युवानजी चौंक गया। ये तो सीलिंग क्लाउड फ्लैग है। तुम्हारे पास सीलिंग क्लाउड फ्लैग है? किनली खुश हुआ। वाकई, शैडो कैट और सीलिंग क्लाउड फ्लैग के सामने खड़े होकर आज कौन मरेगा? जिया युवानजी ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, द्वितीय स्तर का पशु ताबीज और श्रेष्ठ आध्यात्मिक ऊर्जा सचमुच भयानक है। बात यह है कि तुम इतने लंबे समय से इस हवेली से लड़ रहे हो, क्या तुम्हारे पास अभी भी उन्हें हराने की आध्यात्मिक शक्ति बची है? किनली ने एक पीली आध्यात्मिक गोली निकाली और पूछा, महल के स्वामी जिया, क्या आप भूल गए कि मेरे स्वामी कौन हैं? जिया युवानजी चौंक गए और अनुमान लगाया, यान शॉ, क्या ये हो सकता है? जिया युवानजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, सही है। जब हमने लड़ाई शुरू की थी, तब मैंने ड्रैगन टाइगर पिल और हेवनली स्प्रिंग पिल का उपयोग करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया था। अब कुछ मामूली घावों को छोड़कर मेरी आध्यात्मिक शक्ति में शायद ही कोई कमी आई है। लेकिन तुम अभी आए हो और लगातार शक्तिशाली हमले कर रहे हो। मुझे डर है कि तुमने अपनी आधी आध्यात्मिक शक्ति पहले ही खत्म कर दी है। किनली ने अपने हाथ में जादुई ताबीज को जोर से घुमाया, साथ ही उसने अपनी श्रेष्ठ आध्यात्मिक ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया। द्वितीय स्तर का पशु ताबीज सचमुच बहुत ऊर्जा खर्च करता है, लेकिन मैं जो थका हुआ हूँ, शक्ति से परिपूर्ण हूँ, तुम कब तक सहन कर पाओगे? इसके अलावा तुम पहले ही प्रेत रेशम से विषग्रस्त हो चुके हो। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने से नुकसान दोगुना हो जाएगा। जी युवानजी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मरना ही होगा। तुम्हारे बोलने के बाद जी युवानजी ने ताली बजाई। सब कुछ समझ में आ गया, यहाँ तक कि इस हवेली के स्वामी भी तुम्हारी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। मुझे लगता है कि जब तुमने मुझ पर हमला किया था, तब प्रेत रेशम का ताबीज भी मुझ पर ही अटक गया था, है ना? तुमने तो अपना एक हाथ खोने का जोखिम भी उठाया। ऐसा निर्णायक रवैया सचमुच बहादुरी और सूझबूझ है। जैसा कि तुमने कहा, इस हवेली के स्वामी के पास अब ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति नहीं बची है। तुम्हारी लगातार लड़ाई को सफल माना जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी सारी गणनाओं के बावजूद अंत में हारने वाला तुम ही हो। आज अगर मैंने तुम्हें जाने दिया, तो तुम भविष्य में जरूर एक बड़ी मुसीबत बन जाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जी युवानजी ने एक नया आध्यात्मिक उपकरण, एक स्क्रॉल निकाला जिससे एक विशेष ऊर्जा निकल रही थी। हरी बत्ती। किनली की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। एक काली जेड की पर्ची, एक अशुभ आभा, एक प्रेत जैसी काली परछाई स्क्रॉल से निकली। बेरहमी से हंसते हुए बोली, शी युवानजी, तुम आजकल इस पूजनीय को काफी भेद चढ़ा रहे हो, है ना? शी युवानजी ने घृणा का भाव दिखाते हुए कहा, बकवास बंद करो। यह 3 जीवित आत्माएं हैं, तुम्हारे आनंद के लिए काफी हैं, है ना? राक्षसी आत्मा अत्यंत प्रसन्न हुई। 3 उसने गिना। एक आत्मा पशु, एक गुई झेम क्षेत्र का अंतिम चरण का साधक। ये तुम्हारा अधीनस्थ है ना? यह क्या है? क्या इसे भी गिना जाता है? लियांग यू घबराकर गिड़गिड़ाने लगा, महल के स्वामी, मेरी जान बख्श दीजिए। भले ही मुझमें कोई गुण न हो, मैंने बहुत मेहनत की है। जी युवानजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बकवास बंद करो।
इस एक काम को करने के लिए एक जीवित आत्मा की बलि देनी ही होगी, वरना आपको क्या लगता है कि मैंने आपको जिंदा क्यों रखा? क्या आपको लगता है तुम इतने महत्वपूर्ण हो? इस हवेली के मालिक ने शुरू से ही कहा था कि जिसने भी ओरिजिन फ्यूजन पिल देखी है उसे जीने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। लियांग गया, बड़ी हु का चेहरा पीला पड़ गया। राक्षसी आत्मा उसके पीछे उड़ती हुई आई। बच्चे, अगर किसी को दोष देना है तो शी युवांजी को दोष दो। तुरंत बाद लियांग यू की दर्द भरी चीख सुनाई दी, जिससे रात कांप उठी। किनली भयभीत हो गया। ये बुरा है, लियांग यू के मरने के बाद मेरी बारी आएगी। शैडो कैट, फ्लोटिंग विंड फ्लैग। मुझे नियंत्रण पाने के लिए पहले प्रहार करना होगा। शैडो कैट पीछे से हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। राक्षसी आत्मा जोर से हंसी, मुड़ी और राक्षसी ऊर्जा की एक धारा छोड़ी, बिल्कुल सही समय पर। इस पूजनीय को तुम्हारे जैसे नन्हे बिल्ली का ठीक से मनोरंजन करने दो। राक्षसी ऊर्जा में समा जाने पर शैडो कैट ने एक अनचाही चीख निकाली। किनली की आंखें चौड़ी हो गईं। लियांग यू परिष्कृत हो गया था, शैडो कैट उसमें समा गई थी। क्या ये कोई आत्मा साधक हो सकता है? राक्षसी आत्मा उसके सामने उड़ गई। बच्चे, इस पूजनीय से मिलना तुम्हारा दुर्भाग्य है। अपनी आत्मा मुझे सौंप दो। राक्षसी आत्मा का शरीर और बड़ा हो गया था। उसने अपने नुकीले दांत दिखाए और अपने पंजे लहराए। बच्चे, अपनी आत्मा मुझे सौंप दो। किनली ने अपने हाथ में आध्यात्मिक कलाकृति घुमाते हुए गुर्राते हुए कहा, सपने में ही रहो। तैरता हुआ पवन ध्वज। राक्षसी आत्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। तैरते हुए पवन ध्वज से निकलती सुनहरी रोशनी को देखकर उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अभी भी हार नहीं मान रहे। किनली ये देखकर मन ही मन चौंक गया कि उसके हमले ने राक्षसी आत्मा को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसने सोचा, हाँ, यह कोई भौतिक प्राणी नहीं है। तैरते हुए पवन ध्वज का इस पर कोई असर नहीं है। राक्षसी आत्मा मुस्कुराया, अगले जन्म में मिलते हैं। किनली की पुतलियां सिकुड़ गईं, जिससे उसकी घबराहट जाहिर हुई। मेरे पास इसका मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं है। वह बेबसी से देखता रहा जब उसका काला हाथ उसकी ओर बढ़ा, और मन ही मन सोचने लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। जी युवांजी का मुंह खुला रह गया। राक्षसी आत्मा का चेहरा भी स्तब्ध और संदेह से भर गया जब उसने किनली की छाती पर एक गोल जटिल पैटर्न वाली वस्तु को देखा, जिससे चकाचौंध भरी रोशनी निकल रही थी। तो राक्षसी आत्मा भय से दहाड़ उठी। यह क्या है? गोला बड़ा होता चला गया। उससे निकलने वाली रोशनी भी तेज होती गई, झुलसा देने वाली। जी ससे राक्षसी आत्मा ने अपना चेहरा ढक लिया और चीख पड़ी, नहीं नहीं। उसकी काली आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। इसके तुरंत बाद सुनहरी रोशनी ने उसके शरीर को 100 टुकड़ों में फाड़ दिया। घेरा गायब हो गया। सपास की हवा घनी हो गई। किनली ने अपने हाथ को देखा, मोहे चढ़ाकर सोचने लगा, यह क्या था? दिव्य तारा कंपास अचानक प्रकट हुआ और उस दुष्ट आत्मा को नष्ट कर दिया। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रतिशुद्धि आत्माएं संसार की अशुद्धियां हैं और तारा कंपास का मुख्य कार्य उन्हें नष्ट करना है? अशुद्धियां, लगता है ये वही सिद्धांत है जो दवा बनाने में अशुद्धियों का होता है। कितनी अच्छी किस्मत है। अगर तारा कंपास की मदद न होती तो मुझे डर है कि अब तक मैं भी लियांग यू की तरह ही नष्ट हो गया होता। अपनी आध्यात्मिक शक्ति खोकर कालाजैद का टुकड़ा धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जी युवांजी लड़खड़ा गया, नहीं, असंभव। तुम छोटे उमा सचमुच प्रतिशोधी आत्मा के शिकार नहीं हुए। किनली मुस्कुराया, इसके लिए मैं हवेली के स्वामी जी का वर्षों से दिए गए मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ। अगर हवेली के स्वामी ने मुझे शुरुआत में ब्लैक मार्केट एलायंस में शामिल न होने दिया होता तो मुझे डर है कि आज मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता। जी युवांजी गुस्से से भर गया, वह बेकार चीज, मैंने उसे अभी आधा महीना पहले ही एक भूत आत्मा की आत्मा खिलाई थी और वह एक मामूली गुई झेन को भी नहीं हरा सकता। स्टेज किड। किनली चौंक गया और सोचने लगा, आधा महीना पहले एक भूतिया आत्मा? क्या ये वही है जिससे मेरा सामना तब हुआ था जब मैं नीला आत्मा फल प्राप्त कर रहा था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय अचानक भूकंप आया और तेज रोशनी हुई। पता चला कि शी युवांजी लड़ रहा था। उसने तैरते हुए हवा के झंडे को जोर से घुमाया, और कुछ कहना व्यर्थ है। तुमने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति खर्च कर दी है उस दुष्ट आत्मा को बुलाने की शक्ति, अंत में कर्मफल भुगतने के लिए। अब तुम मरने ही वाले हो। मृत्यु का भय उस पर हावी हो गया। जी युवांजी अभी भी अड़ियल था। ठीक है, इस हवेली के स्वामी ने स्वीकार किया कि आज मेरा भाग्य खराब था, कि मैं तुमसे हार गया, लेकिन ये मत सोचो कि मुझे मारने के बाद तुम बच निकलोगे। देखते हैं। किनली ने दिव्य कलाकृति को हिलाया, जिससे हरी ऊर्जा की एक धारा निकली। बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। हवा की तलवार वार। जी युवांजी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और वो मन ही मन बुदबुदाया, यू फैंग। नहीं किनली, है ना, मैं तुम्हें कुछ और समय जीने देता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें आज के फैसले पर पछतावा होगा। वह हंसा और हमले को झेलने के लिए अपनी बाहें फैला दी। ताज़ा खून तेजी से उछला। उसका हाथ खून के तालाब में बेजान पड़ा था। किनली ने आह भरी, आखिरकार जी युवांजी मर गया। अपनी पूरी ताकत और थोड़ी सी किस्मत का इस्तेमाल करके बाल बाल बचा, लेकिन मैं सुरक्षित हूँ। उसके हमले को देखकर मुझे कोई साजिश नजर नहीं आई। उसने जो आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया वह भी शुद्ध यांग आध्यात्मिक शक्ति थी। इसका किसी आत्मा साधक से क्या संबंध हो सकता है? इस आदमी के पास बहुत सारे रहस्य हैं। लगता है मुझे केवल शांग्युआन प्राचीन नगर लौटकर शी निवास की जांच करनी होगी। हवेली के मुखिया के लापता होने के कारण मुझे अन्य बुजुर्गों को धोखा देने का कोई तरीका सोचना होगा। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मुझे जल्दी से उसका कियानकुन थैला लेकर निकलना होगा। चांद आसमान में ऊंचा था। शांग्युआन प्राचीन नगर में किनली सड़क पर चलते हुए राहत की सांस ली। हालांकि शांग्युआन लौटे हुए 3 महीने हो गए हैं, फिर भी इतनी सतर्कता क्यों महसूस हो रही है?
उसने एक राहगीर को रोककर जानकारी मांगी। भाई, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? क्या हाल ही में शांग्युआन नगर में कुछ हुआ है? दूसरे व्यक्ति ने घबराकर कहा, तुम्हें कैसे नहीं पता? पश्चिम नगर में इस समय पूरी तरह से अराजकता फैली हुई है। पूर्वी शहर का मुखिया संतियान किसी कारणवश पागल हो गया होगा और अचानक पश्चिमी शहर के स्पिरिट ब्लैक मार्केट पर हमला करने लगा। इसके बाद किसी ने यह अफवाह फैला दी कि यह संतियान तिक्सीगढ़ का भेजा हुआ आदमी है। अंत में इससे शहर के मुखिया हु यूजिन भी हस्तक्षेप करने और मामले को संभालने की हिम्मत नहीं कर पाए। मूल रूप से दोनों पक्ष बराबरी पर थे, लेकिन किसी कारणवश पश्चिमी शहर के ब्लैक मार्केट के शी युवान जी को अचानक किसी जरूरी काम से जाना पड़ा। वो 1 महीने बाद ही लौटा और संतियान ने इसी मौके का फायदा उठाकर पश्चिमी शहर के इलाके पर कब्जा कर लिया। किनली ने मन ही मन सोचा, जाहिर है शी युवान जी यहाँ नहीं था। 1 महीने पहले वो बैयून पर्वत गया था और अंत में मेरे हाथों मारा गया। राहगीर ने आह भरी, इस रफ्तार से पश्चिमी शहर का ब्लैक मार्केट टिक नहीं पाएगा। बहुत से लोग इसमें हिस्सा चाहते हैं, इसे बचाना नामुमकिन है। उसने कृतज्ञता से हाथ जोड़े। धन्यवाद भाई। किनली मुड़ा और दिशा बदल ली। लगता है युद्ध की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। मुझे संतियान के हमले से पहले शी युवान जी का रहस्य उजागर करना होगा। जिया निवास। एक ऊंची दीवार के बाहर खड़े होकर उसने सावधानीपूर्वक जायजा लिया। बहुत अच्छा, लगता है जिया निवास अभी सुरक्षित है। मुझे जल्दी से अंदर घुसना होगा। मेरी 6ठे स्तर की गुई झेन शक्ति के साथ ये रक्षक मुझे पहचान नहीं पाएंगे। छत से वह चुपके से एक कमरे में घुस गया। एक गुप्त सीढ़ी से नीचे उतरकर किन्नी एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां एक मेज और प्राचीन अक्षरों से खुदी एक बड़ी पत्थर की शिला रखी थी। मुझे बड़ी ही डर नहीं थी कि जिया निवास के नीचे इतनी छोटी गुफा होगी। लगता है जिया युवान जी का रहस्य यही है, लेकिन यहाँ की बनावट बहुत ही साधारण है। मेज पर रखे बक्से के अलावा वहाँ केवल एक पत्थर की पट्टिका है, जिस पर कुछ अजीब अक्षर खुदे हुए हैं जिन्हें मैं पहचान नहीं पाता। जैसे ही उसने पत्थर की पट्टिका को छुआ, किनली ने भौहें सिकोड़ी। क्या हो रहा है? तारा कंपास अचानक क्यों हिलने लगा? वह आश्चर्य से हौंफ उठा। तारा कंपास की मदद से किनली ने पत्थर की शिला पर लिखे शब्दों को स्वाभाविक रूप से समझ लिया। अमर राक्षस रूपांतरण, जिसे 9 सत्य साधकों, 6 राक्षस साधकों और 3 आत्मा साधकों ने मिलकर बनाया है। राक्षस साधकों में गहरी आसक्ति होती है। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके का सहारा लेते हैं। अमर साधकों का दिव्य मन निर्मल होता है। वे एकांत प्रिय होते हैं और तर्कसंगत एवं उदार होते हैं। दिन रात शोध करने के बाद उन 18 साधकों ने अंततः इस साधना विधि को समझा, जो एक साथ यिन और यांग आध्यात्मिक ऊर्जा का संवर्धन कर सकती है। हालांकि अमर राक्षस रूपांतरण का अभ्यास करते समय 2 प्रकार की गोलियों का उपयोग करना आवश्यक है, अन्यथा शरीर फट जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। किनली का मुंह खुला रह गया। मैं वास्तव में पत्थर की शिला पर लिखे शब्दों को समझ सकता हूँ। उसने आगे पढ़ा, वे 2 प्रकार की गोलियां आरोहण गोली और पृथ्वी राक्षस गोली हैं। दुर्भाग्यवश दानव विच्छेदन की गोली अब खो गई है, केवल इसे बनाने की विधि ही बची है। यदि किसी वंशज को दानव विच्छेदन की गोली मिल जाए तो इस हृदय सूत्र का पालन करते हुए अमर दानव सहस्तित्व शरीर का विकास करें। इसका विकास करने से निश्चित रूप से अनेक लाभ प्राप्त होंगे। किनली ने मेज पर रखा छोटा डिब्बा खोला तो बात कुछ ऐसी है। लगता है इस डिब्बे में मौजूद सुनहरी गोली अमरता प्राप्ति की गोली है। इसके अलावा इसमें लिखा है कि दानव विच्छेदन की गोली खो गई है, केवल उसे बनाने की विधि ही बची है। गोली पर जो लिखा है उसके अनुसार वह गोली पूरी तरह से काली है और ठंडी आध्यात्म छोटी ही को ऊर्जा उत्सर्जित करती है। अगर तथाकथित दानव विच्छेदन की गोली वास्तव में वही है तो शी युवान जी ने मुझे सचमुच एक बड़ा उपहार दिया है। कमरा अचानक जोर से हिलने लगा। किनली घबरा गया। ये किसी जादुई युद्ध का कंपन है और वह यहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि संतियान पहले ही लड़ते हुए यहाँ तक पहुँच गया हो। कितना बुरा समय है। अमर दानव रूपांतरण तकनीक अभी तक पूरी तरह से दर्ज नहीं की गई है और मैं दूसरों को इस जगह के बारे में पता नहीं चलने दे सकता। उसने अपने चेहरे को छुआ, उत्कृष्ट विचित्र अस्थि कला का उपयोग करते हुए। ऐसा लगता है कि अंत में एल्डरली को अभी भी इसकी आवश्यकता है। आगे बढ़ो। ऊपर का आगाव धुएं और आग की लपटों में घिरा हुआ था। चारों ओर लाशें पड़ी थीं। शांग्युआन प्राचीन नगर के पूर्वी नगर के नेता संतियान कमर पर हाथ रखकर खड़े थे। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मू निवास की सम्मानित सबसे बड़ी युवती पर्दे के पीछे काला बाजार के साथ मिलीभगत कर रही होगी। यह मेरे लिए वाकई चौंकाने वाली बात है। मुयू लियान, संतियान, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो। सिर्फ एक आम डाकू, फिर भी तुम शांग्युआन प्राचीन नगर में साजिश रचने और धोखा देने की हिम्मत करते हो। संतियान ने ताना मारा। मैं सोच रहा था कि लिन निवास संकट के पानी में मछली पकड़ने के लिए इतना उत्सुक कैसे हो सकता है। लगता है मेरी पहचान के बारे में अफवाहें तुम लोगों ने फैलाई हैं। ऐसे में मेरे पास तुम्हें बख्शने का और भी कम कारण है। वैसे भी तुम्हें मारकर गढ़ का स्वामी निश्चित रूप से सबसे पहले मुझे श्रेय देगा। मुयू लियान ने एक नीला ताबीज निकाला। बकवास बंद करो। उसने हाथ हिलाकर पहला वार किया। नीला बादल ताबीज। संतियान उछलकर बच गया। बड़ी युवती वाकई बहुत तेज है। लड़ाई की शुरुआत में ही दूसरे दर्जे के दिव्य ताबीज का इस्तेमाल कर रही है। लगता है मुंह हवेली न सिर्फ समृद्ध पारिवारिक विरासत रखती है बल्कि मनचाहा खजाना भी हासिल कर सकती है। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। शायद तुम्हें जिंदा पकड़ना बेहतर होगा। मुंह सुईफे गा को धमकाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना कितना अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा ना। मुडूरान ने देखा कि उसका पूरा शरीर लाल शक्ति से भर गया है और वह मन ही मन चिल्लाया, गुई झेन क्षेत्र के चौथे स्तर पर मैं बर्बाद हो गया।
उसकी आंखें धमकी भरी थीं। इसे लो, बस आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक मुक्का मारा। मुदूरान स्तब्ध रह गई। उसकी तकनीक बहुत तेज है। वह मुड़ी और आगे गई। संतियान ने उसका पीछा किया। पहले की सारी ऊर्जा कहाँ चली गई? बड़ी युवती, अब सब खत्म हो गया है। अपनी दुख भरी कहानी मुंह सुई फैंग के लिए बचाकर रखो। उसने अपनी तलवार नीचे की और खून के छींटे उड़ गए। मुदूरान ने दांत पीसते हुए दर्द सहन किया और अपनी बांह पर लगे घाव को देखा। संतियान ने अपनी तलवार वापस खींची और उसे अपने कंधे पर टिका दिया। बस कंधे पर चोट। तुम्हारी प्रतिक्रिया काफी तेज है। मुदूरान का लड़ने का जज्बा भड़क उठा और वो गुर्राए, संतियान, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। संतियान घमंड से कदम बढ़ाते हुए पास आया। घबराओ मत, बड़ी छोटी मालकिन। मेरी ये तलवार विष से लिपटी हुई है। यह तक की गुई झेन क्षेत्र के अंतिम चरण का व्यक्ति भी इसका सामना नहीं कर सकता। इसके अलावा जितना अधिक तुम संघर्ष करोगी, विष उतनी ही तेजी से असर करेगा। तुम महसूस करोगी कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे लकवाग्रस्त हो रहा है और आधी अगरबत्ती के बाद तुम हिल भी नहीं पाओगी। उसे लड़खड़ाते हुए और घुटनों के बल गिरते देख संतियान कामुकता से हंसा। आखिरकार तुम बस एक लाडली बड़ी मालकिन हो, या शायद तुम्हें गढ़ के मुखिया को सौंपने से पहले मेरे कुछ और इरादे हों। मुदूरान ने अपना सिर पकड़ लिया। तुम बहुत घिनौनी हो, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। संतियान ने अपना गंदा पंजा उसकी ओर बढ़ाया। विरोध करना बंद करो, बस आज्ञाकारी होकर मेरी बात सुनो। आपको शायद थोड़ा कम कष्ट होगा। मुदूरान ने अपना चेहरा उसकी ओर मोड़ लिया ताकि उसका हाथ उससे बच सके। तभी हवा में एक श्राप सुनाई दिया। हम्फ नीच। एक सुनहरी रोशनी चमकी और हंसे ताज़ा खून बहने लगा। संतियान का चेहरा पीला पड़ गया और वो बुरी तरह चीखा, मेरा हाथ। तैरता हुआ पवन ध्वज अभी भी घूम रहा था। पश्चिम शहर का काला बाजार मुंह हवेली की शक्तिशाली सहायता के लिए आभारी है। हवेली के स्वामी की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। किनली ने आगे कहा, सुश्री मुंह, आपके घाव का तुरंत इलाज आवश्यक है। कृपया फिलहाल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार न करे ताकि चोट और न बढ़े। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मुदूरान अवाक रह गई। श्रीमान ली। सुनतियान ने एक हाथ से ही अपनी तलवार घुमाई। तुम कौन हो? किनली ने अपना परिचय दिया। यान शॉ का पहला शिष्य, ब्लैक मार्केट एल्डरली फैंग। चूंकि आपने मेरा विरोध करने का फैसला किया है महोदय, तो आपको आज रात यहीं रुकना होगा। निश्चिंत रहें, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बोलते ही उसने अपनी तकनीक का प्रयोग किया, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा विस्फोटित हो गई। सुनतियान की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। क्या? गुई झेन क्षेत्र का छठा स्तर। मुदूरान ने कमजोर आवाज में पुकारा, श्रीमान लाई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वह बेहोश हो गई। सपने में एक युवक की आवाज सुनाई दी, पिताजी, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं इस विवाह प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सकता। दरअसल मैंने पहले ही देख लिया है। श्रीमती मुंह का विवाह करने का कोई इरादा नहीं है। श्रीमती मुंह के मन में मेरे लिए कोई प्रेम भावना नहीं है। वो सिर्फ विवाह से बचने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहती हैं। इन शब्दों ने मुदूरान को व्याकुल कर दिया। मैं बस। एक तेज रोशनी ने उसे चौंका दिया। मुदूरान की आंखें खुल गईं और वो सपने से बाहर आ गई।